दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ बहुत दिनों के बाद एक नई खबर लेकर जो मुंबई के पास वसई विरार से आ रही है। आपको मालूम है दोस्तों, वसई विरार के डॉन भाइयों के भाई एक समय, बहुत लंबा समय तक एक तरीके से वो वहाँ की सल्तनत चलाते थे। जिस समय पुराने ज़माने के राजा महाराजा अपनी हुकूमत किया करते थे, तो ये जितेंद्र ठाकुर, हतेंद्र ठाकुर, बड़े भाई को भाई ठाकुर कह देते हैं, छोटे को हतेंद्र ठाकुर कह देते हैं। ये तस्वीर जो आप साथ साथ देख रहे हो, ये आज का एपिसोड बनाने का मकसद इसी तस्वीर को लेकर है। आज तक कभी ये भाई अकेले इकट्ठे इस तरह नज़र नहीं आए। हमेशा सैकड़ों दर्जनों लोगों से घिरे रहते थे। बड़ा भाई कहीं और होता था, छोटा भाई कहीं और होता था। लेकिन अगर आप पीछे का माहौल भी देखें तो खाली कुर्सियां पड़ी हैं, कोई बैठा नज़र नहीं आ रहा। एक समय था जब इनको मिलने के लिए, जब बड़ा भाई ठाकुर बहुत लंबा समय येरवाड़ा जेल में रहा, तो उसकी सल्तनत संभालता था छोटा भाई हतेंद्र ठाकुर, जो बहुत साल एमएलए भी रहा, और उसके साथ साथ उसका बेटा वो भी एमएलए रहा कई बार। लेकिन पिछली इलेक्शन में सब खत्म हो गया। भाईगिरी की ताकत अलग होती है और एक राजनीतिक ताकत जो होती है वो अलग होती है, जो आपको सत्ता के गलियारों के साथ खड़ा करती है। लेकिन जब सत्ता ही ना रहे, राजसी सत्ता ना रहे, आप एमएलए नहीं, आप एमपी नहीं, आप सब कुछ साबका हो जाते हो। अब आप साबका एमएलए भी हो और साबका डॉन भी हो, क्योंकि सत्ता की मजबूती के बिना अंडरवर्ल्ड की डाउनगिरी नहीं चलती। कहीं ना कहीं सत्ता का हाथ आपके सर पे होना चाहिए अगर आपने क्राइम की दुनिया की बादशाह जेल ली। ये दोनों कहते हैं कि एक तस्वीर जो होती है वो हजारों शब्द बोलती है। अंग्रेजी की कहावत है, अ पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स। चेहरे पे भले एक ब्रेव फेस दिखा रहे हैं दोनों भाई, हल्का सा मुस्कुरा रहे, सेहत भी अच्छी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो पहले वाली बात नहीं रही। कहते हैं ना, एक जो जिंदगी का सफ़र होता है वो एक सर्कल की तरह होते हैं, चक्के की तरह होता है। चक्का घूमता रहता है और उसका हर एक पार्ट, हिस्सा जो है वो बार बार सतह से लगता रहता है। इसी तरह किस्मत का भी एक चक्कर होता है जिसको द व्हील ऑफ फॉर्चून कहते हैं। अब इनका वो चक्कर जो है वो ख़त्म हो गया लगता है। अब एक नई जिंदगी की तरफ, एक रिटायर्ड लाइफ व्यतीत करते हुए नजर आ रहे हैं दोनों भाई। कोई पीछे शोर शराबा नहीं, रौनक नहीं, कोई लाइटबाजी नहीं, कहाँ की तस्वीर है किसी को पता नहीं। लेकिन बहुत लंबे समय के बाद ये दोनों भाइयों की एक एकांत में, अकेले में खींची गई तस्वीर है। ये किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया होगा आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, 40 साल पहले के इस तरह दोनों भाई साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचाएंगे, क्योंकि दोनों के पास समय नहीं था। एक अपनी राजनीति में सरगर्म था, दूसरा अंडरवर्ल्ड, स्मगलिंग, हफ्ताखोरी, प्राइवेट टैंकर, वाटर टैंकर, जो कोई ऐसा काम नहीं है जिसके अंदर इन भाइयों का हाथ नहीं होता था। वसई, विसा, विरार, मीरा रोड, काशी मीरा, इन इलाकों में भाई अंदर
वो पूरे समुद्री तट के साथ साथ इनकी हुकूमत चलती थी। और तहलका इतना था, दबदबा इतना था कि कई कई दिन तक गांव को घेर के रखते थे अपना सोना चांदी रिकवर करने के लिए, लेकिन पुलिस की लोगों की मदद करने के लिए जाने की हिम्मत नहीं होती थी। कोई बोलता नहीं था इनके सामने। कहते तो ये भी हैं कि वसई विरार के पंछी भी बोलना भूल गए थे, चहकना भूल गए थे। इतनी दहशत थी इनकी उस इलाके। सड़क बनेगी तो इनका हिस्सा होगा, नई सोसाइटी बनेगी, बिल्डिंग बनेगी, इनका हिस्सा होगा, पानी घरों में जाएगा तो इनके टैंकर लेके जाएंगे। किसी ने कोई भी नया काम करना है इनकी इजाज़त लेके करना है। भले सरकार की सब इजाज़त आपके पास हो, लेकिन जब तक इनकी मोहर नहीं लगती थी तो वसई विरार में कुछ काम होता नहीं था। इतनी दहशत थी। और वही लोग जो आज इनको इस हालत में लाने वाले हैं, आज के रूलर जो हैं, एक ज़माने में इनका पानी भरते थे। इनके घर में कोई शादी होती थी, फंक्शन होता था, स्पेशल हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की जाती थी मुंबई से वसई विरार। स्पेशल हेलीकॉप्टर बनाया जाता था, उनके लिए बड़ी बड़ी गाड़ियों की लाइन लगाई जाती थी और सब बड़े लीडर उनके दरबार में हाजिर होने जाते थे। उनको कोई सड़क से 2.5-3 घंटे ट्रैवल करके मुंबई से विरार नहीं जाना पड़ता था, उनको हेलीकॉप्टर मिलता था और वो खर्चा सब ये भाई लोग करते थे। दुनिया में कोई ऐसी बहुत महंगी गाड़ियाँ जो हैं, रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, ये वो, जितनी बड़ी महंगी गाड़ियाँ टॉप की, वो सब गाड़ियाँ इनके गराज में खड़ी हैं। दर्जनों गाड़ियाँ हैं। गाड़ियाँ तकरीबन 400-500 करोड़ की होंगी। प्राइवेट हेलीकॉप्टर बना लेते हैं जब भी बनाना हो। एजुकेशन ट्रस्ट भी बनाया हुआ है, बच्चों को पढ़ाते भी हैं। अब क्या पढ़ाते हैं वो तो पता नहीं, लेकिन कौन सा बच्चा उस स्कूलों से निकल के क्या बना वो तो आज तक बताया नहीं गया। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और तस्वीरें आपको अभी दिखा देते हैं, वो भी साथ साथ आप देखते रहना। इनका जो पुराना रुतबा था, जो पुराना जो है जलाल था, वो आपको देखने में नज़र आएगा। कोई ऐसी पॉलिटिकल हस्ती नहीं जो इनके दरबार में नहीं गई, और कोई ऐसा अंडरवर्ल्ड का फिगर नहीं है जो इनका पानी नहीं भरता। हालांकि इनका सबका बॉस कोई और था। ये बहुत बड़ा लैंडिंग एजेंट वसई विरार में था दाऊद इब्राहिम के लिए, लेकिन सबके साथ बना के रखी। मुंबई के जितने बड़े गैंगस्टरों के लोग तड़ी पार हो जाते थे, जब पुलिस से बचने के लिए भाग के शरण लेते थे, तो वो इसी भाई ठाकुर और उसके भाइयों के साथ शरण लेते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। वो था आज से बहुत साल पहले एक दुबे मर्डर केस। उस आदमी के कत्ल केस में भाई ठाकुर पकड़ा जाता है। हमने 3-4 एपिसोड उससे बनाए, आपने सुने, सब कहानी आप जानते हो, उसको दोहराएंगे नहीं। वहाँ से डाउनफॉल होना शुरू होता है क्राइम की दुनिया का। लेकिन क्योंकि इनका भाई एमएलए बन जाता है, भाई का बेटा भी एमएलए बन जाता है, और उस इलाके की तीसरी सीट भी इनका और नॉमिनी जीतता है, अपनी पार्टी बना लेते हैं और 3-3 एमएलए होते हैं। और हर सरकार को एमएलए की ज़रूरत होती है, तो इनकी सरकार में चलती रही। लेकिन पिछली इलेक्शन में सब उल्टा सीधा हो गया। और दोस्तों, आज के दिन में जो सबसे बड़ी बात इस तस्वीर से निकल के आती है वो है कि जो दोनों भाई अभी अपने आज के दिन में जो उनकी एग्जिस्टेंस है, मेरे एक दोस्त ने मुझे एक नोट लिख के भेजा मुंबई से, वो साहब का पुलिस ऑफिसर हैं,
ये तस्वीर भी उन्होंने भेजी मुझे, एक और दोस्त ने भी भेजी थी गोरेगांव से। तो कहीं ना कहीं हर आदमी इस तस्वीर को लेके बात कर रहा है जिसका कोई ना कोई वास्ता अंडरवर्ल्ड से या पुलिस से रहा। इतना लंबा समय जो इन लोगों की तूती बोलती थी उसको ख़त्म किया उसी सुरेश दुबे जिसकी बात कर रहे थे हम, उसकी डॉटर इन लॉ ने, उसकी बहू ने, जो पिछली इलेक्शन लड़ी बीजेपी की टिकट पे। वो सुरेश दुबे परिवार ने बड़ा लंबा समय लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए वकीलों की फीसों में, भाग दौड़ में, अपनी सिक्योरिटी के लिए बंदूकों के साए में रहे, कभी पुलिस की सिक्योरिटी, कभी अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी, लेकिन वो परिवार अंडरवर्ल्ड की ताकत के आगे झुका नहीं। ये एक बहुत बड़ा लेसन है जो आम लोगों को इस दुबे परिवार से लेना चाहिए कि अगर आप डर के चुप करके बैठ के अपने हाथ खड़े कर दे तो कोई आपको जीने नहीं देगा, लेकिन जब कोई सामने से लड़ता है और वो भी कानून की लड़ाई, तो जीत हमेशा सच की हो जाती है। एक आध बार शायद नहीं हो लेकिन मैक्सिमम हो जाता है। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। अब इतने लंबे समय के बाद अब ये दोनों भाई अकेले पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं? वहाँ पे उसी इलाके में एक और बड़ा लीडर है बीजेपी का, रविंद्र चौहान, वो जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस, उनका राइट हैंड आदमी है। और ये दो भाइयों की जो क्राइम की और पॉलिटिकल सल्तनत थी उसको कंट्रोल में रखने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए वो हफ्ते में 2-3 दिन उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में निकालता है। और इस लड़की को जिताने में भी उसका बहुत हाथ था। बीजेपी ने बहुत जोर लगाया था इन भाइयों की हुकूमत ख़त्म करने के लिए। लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक परिवार की अंडरवर्ल्ड के साथ लड़ने की जो ताकत थी वो एक दिन रंग लेके आई। आज जो भीड़ 2 साल पहले तक इन भाइयों के दरबार में लगती थी, वही भीड़ आज के दिन में इस स्नेहा दुबे के दरबार में लगती, जो वहाँ की नई निर्वाचित एमएलए। अब देखिए कैसे, जैसे मैंने आपको कहा, व्हील ऑफ फॉर्चून, तकदीर का चक्का कैसे घूमता है। अब लोग अपने काम करवाने के लिए, सेटलमेंट के लिए, कोई भी इशू हो, भाइयों के पास नहीं जाते, वो लोगों की चुनी हुई उस लड़की के पास जाते हैं जिसके परिवार ने इतना लंबा समय सफ़र किया। सो दोस्तों, ये एक अपनी किस्म की अद्भुत कहानी है। आप अंडरवर्ल्ड में जितने मर्जी बड़े हो जाओ, लेकिन एक दिन आपको ज़मीन पे आना ही पड़ता है। आज आप दगड़ी चाल में जाके देख लो, अरुण गवली की ज़मानत भी हो गई है, बहुत सालों के बाद जेल से बाहर आया है, कम से कम जनवरी तक तो बाहर रहेगा। जब उसकी अगली तारीख है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद क्या होता है देखेंगे, लेकिन तब तक वो बाहर है। लोग उसके पुराने साथी मिलने जा रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने काम करवाना है, किसी का घर का मसला है, कुछ है, तो वो लोग अरुण गवली के पास नहीं जाते, बल्कि उसी इलाके में जो उनकी बेटी गीता गवली का दफ्तर है वहाँ जाते हैं, क्योंकि गीता गवली 3री-4थी बार कारपोरेटर बनी है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुंबई की। आज के दिन में उसके पास लोगों का काम करने की ज़्यादा ताकत है, तो लोगों की भीड़ अरुण गवली की बेटी के घर पे होती है, ना कि अरुण गवली के घर पे, क्योंकि अरुण गवली के पास अभी शूटर नहीं है, उसके पास अभी हथियार नहीं है,
उसके पास वो हिम्मत भी नहीं है किसी को डराने धमकाने की, धमकी देने की, क्योंकि वो समझ चुका है अब उम्र हो गई, ज़माना गया, अब राम राम जपो, बैठो आराम से। यही काम सब पुराने डॉन लोग मुंबई के कर रहे हैं जो जिंदा हैं और देश में हैं। आप देख लीजिए अमर नायक का भाई अश्विन नायक, वो ही आराम से घर बैठा है। कभी सुना किसी ने किसी को धमकी दी हो, डराया हो, धमकाया हो? आज लोग उनको मिलने जाते हैं, दिवाली की बधाई देते हैं, दुर्गा पूजा पे जाते हैं, नवरात्रे पे जाते हैं, गणपति पे जाते हैं, या ये लोग जाते हैं, लेकिन वो पहले वाली बात नहीं। तो ये दौर एक ना एक दिन खत्म होना ही होता है, जो बहुत से अंडरवर्ल्ड के लोगों के लिए हो चुका है। ये दोस्तों ये अंडरवर्ल्ड की कहानियाँ सुनने में, देखने में अच्छी लगती हैं, लेकिन अंत इनका वही होता है जब आप अकेले पड़ जाते हो। फिर आपको कोई सलाम करने वाला, सलूट मारने वाला, नमस्ते कहने वाला भी नहीं मिलता। जिसके हाथ में रात सी हुकूमत आ जाती है, लोग उसके पीछे लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने काम तो उनसे ही करवाने होते हैं। आप क्या काम करोगे किसी का? एक बड़ा ये दो अकेले भाइयों की तस्वीर उनके अकेलेपन का एहसास दिलाती है। लोनर्स इन द वर्ल्ड, इतनी बड़ी दुनिया में अकेले खड़े हैं दो भाई। तो ये आज का एपिसोड आपको बनाया, आने वाले दिनों में और अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।